Hey, वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास की पूरी कहानी को हम लोग संक्षिप्त रूप से देखेंगे, सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहला जो स्टेप उठाया गया आधुनिक शिक्षा के लिए से लेकर लेटेस्ट जो हमारी भारतीय शिक्षा नीति बनी है 2020 में, वहाँ तक हम लोग इसे क्रमवार तरीके से देखेंगे। यहाँ से बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 2 इतिहास विषय में यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं और प्रत्येक साल आते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 9 बजे मॉर्निंग में 9 AM को क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड कर दी जाती है। जैसे ही अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप प्रतिदिन अपने तैयारी को शानदार जानदार बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक आज क्या है? आधुनिक शिक्षा का विकास। हम लोग जानते हैं जब ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो अपने साथ वो यूरोपीय बहुत सारे चीज़ों को भारत में इंट्रोड्यूस करती है। इसी में वो यूरोपीय एजुकेशन सिस्टम को भी उस समय इंट्रोड्यूस करती है। अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने भारत में शिक्षा को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसी के शिक्षा प्रणाली से शिक्षित होकर भारतीयों ने उसी को टक्कर दिया, उसी की भाषा में। और अंततः एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने जो सोच के भारतीयों को शिक्षित बनाया था उसका अपोजिट हो गया, भारतीय शिक्षित होकर उन्हीं को टक्कर देने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा का जो विकास होता है, इसकी जो पहली नींव पड़ी थी वो 1781 में पड़ी थी। और जब गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। उन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। मदरसा की स्थापना एक्चुअली उन्होंने क्यों की? क्योंकि उस समय अगर आपको भारत में रहना है, सिंपल सी बात है, तो भारतीय जो भाषाएं हैं, वहाँ जो प्रचलित परंपरागत कानून हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी वो भारत में अच्छे से शासन कर पाते। और इसीलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं, विशेषकर जो अरबी भाषा था, इन सब चीज़ों को की जानकारी के लिए मदरसा की स्थापना किया, ताकि यहाँ उर्दू, अरबी, इन सब चीज़ों को वो समझ सके, सीख सके। और इसीलिए 1781 में अगर पहला कोई यूरोपियों के द्वारा पहली बार कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया तो वो कौन सा था? कलकत्ता में। और कलकत्ता में मदरसा किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1781 में। ये अधिकतर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास देखा गया है वो है 1791 में, 10 साल के बाद। अब क्या हुआ? बनारस में, पहला कलकत्ता में हुआ, दूसरा 10 साल के बाद बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जोनाथन डंकन द्वारा। अंग्रेजी अधिकारी जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में 1791 में। देख सकते हैं यहाँ कभी भी अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। पहले प्राच्य जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, यहाँ पे जो पुरानी भाषाएं थी, चाहे वो संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, इन सब चीज़ों को पढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि यहाँ जो प्रचलित कानून जो चला जा रहा है, या लोगों से जो भी कानून के जानकार हैं उनसे वो डिस्कस कर सके, यहाँ की व्यवस्थाओं को जान सके। इसीलिए यहाँ के लोकल लैंग्वेजेज, जैसे कि संस्कृत में बहुत सारे हिंदू के धर्म ग्रंथ, हिंदू के बहुत सारे विधि विधान संबंधित पुस्तक थे, तो अब उसे संस्कृत का भी अध्ययन आवश्यक था, इसलिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? बनारस में। किसने? जोनाथन डंकन ने 1791 में। इसी प्रकार 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और ये कॉलेज इसलिए उसने स्थापित कराया था क्योंकि जो भी सिविल सेवक आते थे, जो भी सिविल सेवा में चयनित होकर यूरोपीय भारत आते थे, उन्हें भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत परेशानी होती थी। तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी कलकत्ता में, इसका मुख्य मकसद था अंग्रेजों के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की जानकारी देना। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
लॉर्ड वेलेस्ली ने की 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा कदम अंग्रेजों के द्वारा कहा जा सकता है भारत में शिक्षा के लिए, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार फंड का व्यवस्था किया गया, वित्तीय व्यवस्था किया गया भारतीयों के शिक्षा के लिए, और कहा गया कि भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया सालाना अनुदान दिया जाएगा। इस एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया गया कि भारतीय शिक्षा के प्रसार और इसके विकास उन्नति के लिए प्रति वर्ष सरकार 1 लाख रुपये खर्च करेगी। और इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार वित्तीय फंड का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट में, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए। इसके बाद ये मैकाले की शिक्षा पद्धति, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब वायसराय थे भारत के, उस समय एक विवाद चल रहा था, आंग्ल प्राच्य विवाद। मतलब भारत में जो शिक्षा की पद्धति होगी इसको लेकर विवाद हुआ कि भारत में, जैसे कि पहले हम लोग देख रहे हैं जितनी भी शिक्षा पद्धति स्टार्ट किया गया था, पहले तो मदरसा बना, फिर संस्कृत कॉलेज बना, ये सारे शिक्षा पद्धति प्राच्य थी जो भारत में चली आ रही थी। और जबकि सिविल सेवा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। यानी आंग्ल जो पद्धति है उस अनुसार से शिक्षा दिलाने का प्रयास भी थोड़ा थोड़ा आरंभ हो गया था, और जो प्राच्य था वो भी चला जा रहा था। तो इसी पर लेकर विवाद था कि भारत में आखिर शिक्षा की जो प्रणाली होगी उसका स्वरूप कैसा होगा। हम भारतीयों को अपने उसकी पुरानी शिक्षा पद्धति प्राच्य, जिसको पुराने, जो भारत की पुरानी शिक्षा पद्धति थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, उसे प्राच्य कहते थे, प्राच्य। तो वो प्राच्य शिक्षा पद्धति भारत में चलाई जाए या अंग्रेजी जो यूरोपीय शिक्षा पद्धति है उसे भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए, इसी को लेकर एक विवाद था। और इसी विवाद के बाद एक डिसीजन लिया गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसी में लॉर्ड मैकाले की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने अपनी एक पद्धति दी, लॉर्ड मैकाले पद्धति जिसको कहा जाता है, वो कब आई थी? 1835 में। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब आई? 1835 में। और किसके कार्यकाल में? तो वायसराय विलियम बेंटिंक के काल में। इन्होंने कहा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ये डिसीजन हो गया कि भारत में जो शिक्षा होगी वह अरबी और संस्कृत, ये सारे प्राचीन भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी में भारत में शिक्षा होगी। ये क्लियर कर दिया किसने? मैकाले की शिक्षा पद्धति ने। तो भारत में पहली बार किस शिक्षा पद्धति ने भारत में अंग्रेजी को लागू करने का निर्णय लिया गया? तो मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार। कब? 1835 में। इसके साथ ही इन्होंने एक थ्योरी दिया, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या विप्रवेशन के सिद्धांत। ये थ्योरी आप समझ लें अच्छा क्या होता है। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या विप्रवेशन के सिद्धांत को लॉर्ड मैकाले ने दिया। अंग्रेज जानते हैं बड़े होशियार होते थे भाइयों, क्योंकि इन्होंने कहा कि इतना भारतीय, इतनी आबादी है, सबको शिक्षित करने में तो बहुत खर्च हो जाएगा। इसीलिए ये थ्योरी लॉर्ड मैकाले ने दिया, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके तहत कहा गया कि शिक्षा जो है ना, हम लोग जो समाज के उच्च वर्ग है उसको शिक्षा देंगे, समाज के जो उच्च वर्ग है उसको शिक्षित करेंगे, और उनको दायित्व है कि वो निचले वर्ग को शिक्षित करे। ये जब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर वो उनके निचले वाले को शिक्षित करेंगे। यानी डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, मतलब हमको सबको शिक्षित नहीं करना, इसको भी नहीं करना, हमको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, इसको शिक्षित करना है, इसको एजुकेट करना है, और इनका दायित्व है कि वो अब नीचे वाले को शिक्षित करें। इसी को कहते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब शिक्षा सबको नहीं दी जाएगी, शिक्षा सिर्फ ऊपरी वर्ग को दी जाएगी, और वहाँ से फिल्टर होके, इसलिए इसको फिल्टर कहते हैं, फिल्टर होके निचला वर्ग को मिलेगा और धीरे धीरे सब शिक्षित होगा। यानी अंग्रेजों का क्या होगा? खर्च में बचत होगा, बस इसी पे खर्च करना होगा, और समाज के निचले वर्ग को शिक्षित करने का दायित्व इन्हीं पे थोप दिया गया। इसी को कहते हैं डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपसे ये भी पूछा जाएगा, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। और ये सिद्धांत क्या था? इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या विप्रवेशन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? नीचे 2-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से आप समझ गए क्या होता है, उसी अनुसार से आंसर कर पाएंगे। वही है ये जो अभी डिस्कस कर चुके, जिसके अनुसार, इसके अनुसार ऊपर स्तर पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। ऊपर स्तर पर प्रसार किया जाएगा,
और यह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय, और यानी यानी जो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, अंग्रेजी शिक्षा तो हो ही गया था माध्यम, और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय होंगे वही निचले स्तर पर पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करेंगे, यानी अंग्रेज नहीं करेंगे, जो शिक्षित जिन्हें कर दिया गया वही अब निचला तबका को भी शिक्षित करेंगे। ये इसका मुख्य सोच था। और बहुत ही बड़ा कदम 1854 में देखने को मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब महाधिकार पत्र, यानी माइलस्टोन। जब कोई बहुत बड़ा चीज किसी क्षेत्र में होता है तो उसको माइलस्टोन या मैग्ना कार्टा कह सकते हैं हम लोग, महाधिकार पत्र इसको बोलते हैं। तो 1854 में उड्स डिस्पैच आया, उड्स डिस्पैच, इसका नाम 1854 वाले का। तो 1854 के उड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इनमें इसमें बहुत सारे प्रावधान शिक्षा से संबंधित थे। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो वुड्स डिस्पैच था शिक्षा से संबंधित, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे आएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उड्स डिस्पैच को। उड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। अब इसमें देखते हैं मुख्य मुख्य बातें क्या थी। पहला, कहा कि शिक्षा का जो माध्यम पहले सिर्फ अंग्रेजी था, कहा कि शिक्षा का माध्यम दोनों होगा, इसलिए तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारतीय भाषाओं का भी ख्याल रखा और अंग्रेजी तो था ही, दोनों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया। अब किस स्तर पे अंग्रेजी की पढ़ाई होगी और किस स्तर पे भारतीय की, इसके बारे में देखते हैं। निचले स्तर पे यानी जो छोटी कक्षाएं हैं वहां पे भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और जो मध्यम है, मध्यम स्तर पे यानी जो माध्यमिक स्तर मैट्रिक स्तर पे थे, वहां अंग्रेजी और भारतीय दोनों। यानी प्राइमरी में सिर्फ भारतीय भाषा, यानी भारत में जो भाषाएं चल रही है, हिंदी हो या उस समय की जो मातृभाषा रही हो, उस लेवल की जो भारतीय भाषा उसकी शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। क्षेत्र विशेष पर यह वेरी करेगा, अगर किसी क्षेत्र में भाषा कुछ अलग हो हिंदी की जगह, तो वहाँ उसकी शिक्षा दी जाएगी प्राथमिक स्तर पे। उसी प्रकार माध्यमिक स्तर पे अंग्रेजी भी होगा और भारतीय भी होगा, दोनों शिक्षा। और जो हाई स्तर पर है कॉलेज लेवल पे या तो पीजी लेवल पे, उसको कहते हैं वहाँ पे उच्च शिक्षा, यानी उच्च स्तर की जो शिक्षा वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी होगी। तो प्राथमिक में अंग्रेजी, जो बिल्कुल अपर मतलब लोअर है, यानी प्राथमिक शिक्षा वो भारतीय भाषा में, जो माध्यमिक शिक्षा है अंग्रेजी और भारतीय भाषा दोनों, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके साथ ही इसी उड्स डिस्पैच के तहत ही लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, यानी एक अलग सा विभाग बनाया गया लोगों के शिक्षा के लिए, शिक्षा के स्तर के जांच के लिए, निरीक्षण के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जब किसी भी पार्टिकुलर काम के लिए कोई विभाग बन जाता है तो वो उसी चीज के लिए काम करेगी। तो ये जो विभाग थी काम किस पे करेगी? भाई शिक्षा पे, शिक्षा पे काम करेगी। शिक्षा विभाग था तो ये काम अब ज़्यादा स्पीड से होना था, और ये बहुत बड़ा इस उच्च डिस्पैच की का उपलब्धि मान सकते हैं, देन मान सकते हैं। भारत में पहली बार शिक्षा के लिए अलग विभाग का गठन हुआ, और ये शिक्षा के स्तर को निरंतर समय समय पर जांच करने का इसको दायित्व दिया गया कि अब शिक्षा की उन्नति के लिए और क्या किया जाएगा, और इसमें क्या कमियां हैं, क्या दूर करना है, ये सारा दायित्व इसके ऊपर दिया गया। तो उस डिस्पैच के माध्यम से ही भारत में पहली बार लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। इसके साथ ही 5 प्रांतों, 5 जो भारत के उस समय प्रांत थे, उसके से कम से कम 5 प्रांतों में लंदन के विश्वविद्यालय, यानी लंदन में जो यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे ब्रिटेन के लंदन में, उसके मॉडल पर यहाँ भी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की अनुशंसा की गई पहली बार। इसी उड्स डिस्पैच के माध्यम से यह अनुशंसा की गई कि भारत में भी लंदन में जिस प्रकार के यूनिवर्सिटीज हैं उसी प्रकार के यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यानी भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की नींव इसी उड्स डिस्पैच के माध्यम से डाली गई। इसीलिए तो उड्स डिस्पैच को भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं भारत में जो भी शिक्षा पद्धति है, जो भी शिक्षण संस्थान है, उसकी नींव यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज की भी नींव इसी उड्स डिस्पैच के माध्यम से रखी गई और गठन की अनुशंसा की गई। कहा गया कि यहाँ भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी के तहत 1857 में उड्स डिस्पैच आता है 54 में,
में 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला इन तीनों में, सबसे पहले कलकत्ता में, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो जाती है? 1857 में, 1857 में। और इसमें से सबसे पहला कलकत्ता में, उस डिस्पैच के सिफारिश के आधार पर। इसके साथ ही पाश्चात्य जो साहित्य है, पाश्चात्य यानी आधुनिक साहित्य हैं जो अंग्रेजी में लिखे जाते थे, वो भारतीय पढ़ सके ताकि भारतीय भी आधुनिक बन सके, इनके लिए उन पुस्तकों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में करने का प्रयास किया गया। और भारतीय जो देसी भाषाओं के लेखक को पुरस्कृत करने का प्रयास किया गया। उनसे कहा गया कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं आप उसे भारतीय भाषाओं में, देसी भाषाओं में ट्रांसलेट कीजिए, अनुवाद कीजिए, और अगर आप अच्छा अनुवाद करते हैं तो आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। यानी अब अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम भले ही नहीं हो, लेकिन जो पाश्चात्य चीज़ें हैं, पाश्चात्य जानकारियां हैं, पाश्चात्य नॉलेज है, मॉडर्न नॉलेज है, उसे भारतीयों को भी मिले, इसके लिए अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी गई। क्योंकि सभी भारतीय अंग्रेजी समझते तो नहीं थे, इसीलिए ऐसा कहा गया कि जो अंग्रेजी में लिखी पुस्तकें हैं उसे भारतीय लोकल भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया जाए ताकि हर भारतीय पढ़ सके और उसके अनुसार उसके सोच, उसका जो सोच का लेवल है अंग्रेजों के अनुकूल, वाकई उसी के अनुकूल हो जाए, जिससे अंग्रेजों को फायदा था। ये बेसिकली अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था। वो अपने सभ्यता को श्रेष्ठ दिखाना चाह रहे थे, तो श्रेष्ठ कैसे दिखाएंगे? आप उनके पुस्तकों को पढ़ें, उनके विचारों, कभी कभी होता अच्छी लग गई, आप उनके विचारों को सहमत करने लगेंगे, तो अंग्रेज यही चाह रहे थे। इसलिए अनुवाद विभाग का उन्होंने गठन किया था ताकि भारतीयों में पाश्चात्य सोच, आधुनिक सोच जो है उन लोगों का, यूरोपियों का, वो डाल दिया जाए। और वो उसको डाल कैसे सकते हैं? अपनी पुस्तकों के माध्यम से। तो सभी अंग्रेजी पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने का एक अभियान चल पड़ा। इसी के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की अनुशंसा की गई। तो किसमें? उस डिस्पेच में ही। आज भी हम लोग देखते हैं शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग स्कूल है इंडिया में बहुत सारे। इसकी नींव भी उस डिस्पैच के माध्यम से ही रखी गई थी। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी, आज हम लोग हमारे भारत में बहुत सारे तकनीकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज, आईआईटी तक, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसका फेमस है, बड़े बड़े आईआईटी स्थापित हो चुके हैं। तो तकनीकी शिक्षा का भी यहाँ पर पहली बार अनुशंसा किया गया। भारत में टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी होना चाहिए और स्त्रियों के शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी अनुशंसा की गई, इसमें उस डिस्पेच में। इसके साथ ही शिक्षा के विकास में निजी उद्यमों को प्रोत्साहित किया गया। यानी शिक्षा जो होगा उसमें सिर्फ सरकार ही खर्च नहीं करेगी, अब प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि आप भी इस क्षेत्र में निवेश कीजिए। जैसे शिक्षा आज हमारे देश में सरकारी स्तर पर भी चल रही है और निजी स्तर पर भी चल रही है, तो उस समय पहली बार ये प्रोत्साहन मिला निजी, प्राइवेट सेक्टर को, आप लोग भी एजुकेशन के क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिए और एजुकेशन को बढ़ाइए। तो इसी उस डिस्पेच के माध्यम से प्रयास किया गया। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा कदम है उस डिस्पेच के बाद, वो है 1882 का हंटर शिक्षा आयोग। आप बहुत एक सारे एग्जाम में देखे होंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे था? हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे था? तो हंटर शिक्षा आयोग का संबंध शिक्षा से था। और कौन से शिक्षा से था? बेसिकली ये प्राथमिक शिक्षा से था। प्राथमिक शिक्षा मूल रूप से इसके अंतर्गत था। और हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। 1882 में। क्यों? शिक्षा की अव्यवस्था की जांच के लिए। यहाँ से 2-3 प्रश्न अक्सर आते हैं। हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1882 में। हंटर शिक्षा आयोग मूल रूप से किस शिक्षा से संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। आयोग का सुझाव केवल प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। मूल रूप से ये प्राथमिक ही थे उसे, लेकिन माध्यमिक के बारे में बस सुझाव देना था, लेकिन बेसिकली इसके जो सारे प्रोविजन है वो प्राथमिक पर ही ज़्यादा केंद्रित रहा। तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों को इन्होंने दिया, लेकिन मेन अगर पूछा जाए एक ही ऑप्शन रहे प्राथमिक और माध्यमिक, तो प्राथमिक आपको करना है। हाई स्कूल में 2 प्रकार की शिक्षा की अनुशंसा की गई। हाई स्कूल में कहा गया कि जो शिक्षा होगी वो 2 प्रकार की होगी। एक होगा साहित्यिक शिक्षा, जहाँ की
भारतीय भाषाओं को पढ़ाया जाएगा और यूरोपीय में अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाएगा। दूसरा होगा व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन होगा। और पहला होगा लिटरेचर। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जो होगा वो स्थानीय बोर्ड, जो कि स्थानीय बोर्ड होते हैं, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, तो उनको उनके ऊपर ये दायित्व दिया गया। प्राथमिक शिक्षा वही लोग देखेंगे। और नियंत्रक स्थानीय प्रशासनिक संस्था, जिला, नगर, बोर्ड, जो भी छोटे छोटे होते हैं, पंचायत होते हैं, जिला स्तर पर नगर परिषद होते हैं, तो इन सबको प्राथमिक शिक्षा का दायित्व दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का किस प्रकार विकास होगा, किस प्रकार उन्नति होगा, तो उनका दायित्व इन्हीं पर दिया गया, यानी 1 to 5 का दायित्व स्थानीय बोर्ड और निगम पर छोड़ दिया गया। तो हंटर कमीशन देख लिए 1882 में हुआ था। तो 1882 में ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और एक नई यूनिवर्सिटी का स्थापना होती है, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में हो जाती है। इसी प्रकार 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1905 में बड़ौदा वह प्रथम राज्य था जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। बड़ौदा भारत का पहला राज्य था, भारत का पहला राज्य था जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया। बहुत महत्वपूर्ण। आज भारत में प्राथमिक यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जहां से 6 से 14 साल के बच्चों को अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो उसका एक मौलिक अधिकार है, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो उस समय का पहला जो कह सकते हैं सिद्धांत, सैद्धांतिक रूप से, आज तो हमारा मूल दिया गया, लेकिन उसमें सैद्धांतिक रूप से पहली बार बड़ौदा राज्य ने इसे सिद्धांत को अपनाया था। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको मिलनी ही मिलनी चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइन आप याद रखेंगे। आधुनिक शिक्षा का जनक, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1902 में एक नया आयोग बना शिक्षा से संबंधित, और ये आयोग था टॉमस रेले आयोग। 1902 में जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे टॉमस रेले आयोग कहते हैं। तो इस शिक्षा का ये जो आयोग था, इसका संबंध किससे था? केवल उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय तक सीमित था। जबकि हंटर जो था, हंटर आयोग पहले देखे 1882 में, उसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से था और कुछ स्तर पर माध्यमिक तक था सीमित। लेकिन यहाँ पे टॉमस रेले का संबंध केवल और केवल यूनिवर्सिटी से था। इसे भी याद रखेंगे, इससे भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। टॉमस रेले आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 में। दूसरा पूछा जा सकता है, टॉमस रेले आयोग का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, कॉलेज शिक्षा? तो विश्वविद्यालय, ओनली यूनिवर्सिटीज एजुकेशन से रिलेटेड था ये आयोग। इसके तहत 1904 में जब आयोग ने सिफारिश दिया, तो आयोग के सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ। तो आपसे यहाँ एक प्रश्न बनता है कि विश्वविद्यालय एक्ट या यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था? 1904 में। आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत में विश्वविद्यालय एक्ट किस आयोग के सिफारिश पर पारित हुआ था? तो वो आयोग कौन सा था? तो वो आयोग था टॉमस रेले आयोग। इस आयोग के सिफारिश पर क्या हुआ? देखिए, इसके अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुई थी? 1857 में। भारत का पहला यूनिवर्सिटी था, याद रखिएगा। इसमें गैर सरकारी जो सदस्य हैं, यानी जो सरकारी सदस्य नहीं है, उसकी सदस्य संख्या घटा दी गई। यानी इसमें जितने मेंबर होने थे, अधिक मेंबर किससे होने थे? अब सरकार के द्वारा मनोनीत। तो ये अच्छा कदम नहीं माना सकता है, ये गलत कदम था। लेकिन हमें यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ये याद करना, अभी हम लोग डिबेट पे नहीं जाएंगे। जब हम लोग इसको डिटेल में आगे के लेक्चर्स में करेंगे, यहाँ हमको संक्षिप्त इतिहास बस जानना है, आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी और उसे प्रेजेंट तक लाके ख़त्म करना है इस क्लासेस में। और जब हम लोग अलग अलग, जैसे कि हमको हंटर कमीशन का भी अलग पढ़ना है, मैकाले की शिक्षा नीति अलग पढ़ना है, तो उस समय हम लोग फिर इन सब चीज़ों को डिटेल में डिबेट के साथ डिस्कशन करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या घटा दी गई, यानी जो निजी सदस्य थे उसे घटा दी गई, सरकारी सदस्यों की संख्या यहाँ बढ़ा दी गई।
1913 में शिक्षा नीति आती है। इसके तहत क्या कहा गया? 1913 की शिक्षा नीति, 1913 की शिक्षा नीति को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की गई। आपसे पूछा जाएगा प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय किस की स्थापना हो, इसकी अनुशंसा किस शिक्षा नीति ने की? तो 1913 की शिक्षा नीति ने की। प्रत्येक प्रांत में एक एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। कस्बों में जो महाविद्यालय थे उन्हें समय आने पर अध्यापन विश्वविद्यालय बना देने का सुझाव दिया गया। कस्बे जो कि छोटे स्तर के क्षेत्र हैं, वहाँ जो कॉलेज थे उन्हें आगे के समय में अध्यापन विश्वविद्यालय बना देने का सुझाव दिया गया। अध्यापन विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव दिया गया इसी शिक्षा नीति के तहत। इसके साथ ही 1917 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत आए हैं, शेडलर आयोग। शेडलर आयोग का गठन कब किया गया? 1917 में। शेडलर आयोग 1917 में। इसमें जो पहला प्रावधान किया गया कि 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा का सुझाव दिया गया, यानी 12 तक। पहले जो होता था शिक्षा भारत में, हम लोग को पता ही होगा कि ये जो हम लोग मैट्रिक के बाद इंटर कहते हैं, ऐसा नहीं था। 11वीं 12वीं यानी 12 वर्ष स्कूली शिक्षा, 12 वर्ष स्कूली शिक्षा यानी 10वीं फिर 11वीं फिर 12वीं, इस तरह का शिक्षा का सुझाव इसी आयोग ने दिया था। इसके अनुसार इंटर की परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय, इंटर जो होगा हमारा 12th होगा, इंटर की परीक्षा को माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य की विभाजन रेखा मान लिया जाना चाहिए। तो वही हुआ भी। अभी भी हम लोग देखते हैं इंटर क्या होता है, माध्यमिक शिक्षा और जो यूनिवर्सिटी शिक्षा, उसके बीच एक मीडिएटर का काम करता है, एक लाइन का काम करता है। जो उसके ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो कॉलेज शिक्षा में पहुंच जाते हैं, और जो उसके नीचे रहते हैं वो माध्यमिक शिक्षा में रहते हैं। तो वही उसको विभाजन रेखा, इंटर की परीक्षा को विभाजन रेखा मानना चाहिए, ऐसा इस आयोग ने सुझाव दिया। स्नातक के लिए 3 वर्ष की शिक्षा, आज भी ये शिक्षा पद्धति है। ग्रेजुएशन के लिए 3 वर्ष की शिक्षा। पास तथा ऑनर्स, पास कोर्स और ऑनर्स पाठ्यक्रम आरंभ करने का सुझाव। 2 प्रकार की अभी भी ये पद्धति है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, भारत में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई और आज भी भारत में चल रही है। तो इसीलिए कहा, कभी कभी आवाज़ भी उठ रहा है कि भारत की शिक्षा पद्धति में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि ये गुलामी का काल में बनाया गया ये सारा शिक्षा पद्धति है। इसे अभी आप कैसे चला सकते हैं एक स्वतंत्र देश में, और वो भी आज़ाद हुए आज इतने साल हो गए हैं। इस वक्त ये शिक्षा पद्धति में परिवर्तन समय की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगार जो हैं, शिक्षा में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारे शिक्षण व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं उसे ठीक करके भारतीय शिक्षा के अनुकूल उसे बनाना चाहिए, और बिल्कुल एक क्रांतिकारी कदम सरकार को उठाना चाहिए। लेकिन समझ सकते हैं ये सारी पद्धतियां उस दौर की है और आज भी भारत में चल रही है। इसके साथ ही लड़कियों के लिए पर्दा विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया। इन्होंने भारतीय जो सभ्यता है, भारत में जो ट्रेडिशनल या रूढ़िगत लोग थे, उनके सोच को भी ध्यान में रखा, क्योंकि भारतीय अपने परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते थे। मान लड़कियां पर्दा करती थी तो कहा कि पर्दा विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव, जहाँ लड़कियां सिर्फ पर्दा लगाकर ही अपना आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी परंपरा को भी निभाएंगे और पढ़ेंगे भी। इसके साथ 1922 तक 6 विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई और 6 विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। 1919 का जो एक्ट है, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। यही बहुत गलत किया, शिक्षा को राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया, यानी शिक्षा को राज्य के विषय बना दिए गए। जैसे विषयों को अलग अलग सूची में बांटा गया था, तो इसे राज्य सूची में डाल दिया गया शिक्षा। अब शिक्षा का प्रसार कराने का दायित्व किस पे रहेगा? राज्य सरकारों पर रहेगा, और राज्य सरकारों के पास ज़्यादा फंड होते नहीं थे, मेन तो सेंटर होता है। तो इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था आज जो बुरी है, इसकी नींव यहीं पे हम लोग देख सकते हैं। इसे राज्य सूची में नहीं डालना चाहिए था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिक्षा को राज्य सूची का विषय कब बना दिया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और इसे किसके जिम्मे दे दिया गया? भारतीय जो मंत्री हुआ करते थे उसके अंतर्गत, जबकि उसके पास फंड की भारी कमी होती थी।
और उस पर भी उसे जो गवर्नर होते थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था। हार्टोग समिति, हार्टोग समिति का गठन कब किया गया? 1929 में। और शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो हार्टोग समिति का भी संबंध किससे है? शिक्षा से। इसका गठन 1929 में किया गया था। इसमें क्या कहा गया? ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को महाविद्यालय यानी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने से रोकने की अनुशंसा की गई। यह बहुत ही गलत दृष्टिकोण था। ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कहा गया कि वो कॉलेज शिक्षा प्राप्त करके क्या करेंगे? बस इंटर तक पढ़ लिए, उनकी शिक्षा हो गई, उनको वहाँ रोक दिया जाए, पैसे पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाए उसके ऊपर। यानी उसके स्थान पर क्या कहा गया? उसको व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा दो। यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी उसे मत भेजो, उसे उधर ही रोक दो और उसे वोकेशनल एजुकेशन और जिससे कि उन्हें कुछ व्यापार व्यवसाय मिल सके, उस तरह का कार्य कर सके, इसके लिए उसे औद्योगिक शिक्षा दो। औद्योगिक शिक्षा जो कुछ चीज़ों का ट्रेनिंग दो ताकि वो अपना उद्योग धंधा और छोटे छोटे स्तर पे काम कर सके। और वो यूनिवर्सिटी पढ़ के क्या करेगा? तो ये एक कह सकते हैं अच्छा कदम नहीं था। और ये सोच विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि को केंद्रित करके किया गया था। यानी एक तरह से भेदभाव दिखाने का प्रयास किया गया। ये अच्छा कदम बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें क्या किया गया? भारत में पहली बार आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपसे ये पूछा गया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोकने की अनुशंसा किस कमीशन में की गई? तो हार्टोग कमीशन 1929। और उसको क्या कहा गया? इसको औद्योगिक शिक्षा दिया जाए, औद्योगिक शिक्षा, ताकि अपना बिजनेस व्यवसाय कर सके। 1937 में ये गांधी जी की योजना थी, वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना किसकी थी आपसे पूछा जाएगा? तो वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी की थी, जो कि 1937 में लाई गई थी। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित योजना लाई गई। इसमें अध्ययन और उत्पादन पर बल दिया गया, यानी अध्ययन के साथ साथ उत्पादन दोनों पर बल दिया गया। और विशेषकर हस्तकला। गांधी जी का मानना था कि भारतीय जो विद्यार्थी है उसे पढ़ने के साथ साथ से हस्तकला में भी संबल बनाना है, हस्तकला भी उसके अंदर होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक उसके पास अलग स्कोप रहेगा। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ उत्पादन, हस्तकला पर बहुत ज़्यादा इस शिक्षा नीति के माध्यम से जोर दिया गया। और ये शिक्षा नीति गांधी जी की थी, गांधीवादी। यहाँ ग्रामीण और शहरी पे भेदभाव नहीं किया गया। गांधी जी ने सबके लिए कहा कि बिल्कुल अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपके साथ ही साथ अगर आगे आपको मौके नहीं मिलते हैं तो आप क्या करेंगे लाइफ में? तो आपके पास दूसरा टैलेंट होना चाहिए, बिजनेस भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। तो उसके लिए उत्पादन यानी हस्तकला विकसित करने पर लोगों पे, बच्चों पे लागू करने का प्रयास किया जाए, उसे उस क्षेत्र में सबल बनाया जाए। तो वर्धा शिक्षा कमीशन गांधी जी की थी 1937 में। आपसे ये पूछा जाएगा वह गांधी जी ने किस शिक्षा पद्धति को लागू करने का प्रयास किया था? तो वर्धा शिक्षा पद्धति। कब? 1937 में। 1939 में कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था, पता है हम लोगों को। ये सरकार ऐसे लिख लीजिएगा, सरकार, हाँ। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और भारतीय मंत्रियों से परामर्श लिए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया गया, इसके विरोध में कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी प्रांतों में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देने के कारण क्या हो गया कि ये जो वर्धा शिक्षा कमीशन ने जो अनुशंसा की थी गांधी जी के द्वारा, वो लागू नहीं कर पाए, अधूरी रह गई। क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसके पहले ही देख चुके हैं कि शिक्षा किसका विषय हो गया था? राज्यों का विषय हो गया था, राज्य सूची का विषय हो गया था। और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया, इसलिए वर्धा शिक्षा योजना लागू नहीं हो पाई। बस इसे हम लोग को याद कर लेना है कि वर्धा शिक्षा गांधी जी से संबंधित था। इन्होंने परंपरागत शिक्षण के साथ साथ उत्पादन यानी हस्तकला पर भी जोर दिया था, लेकिन यह लागू नहीं हो पाई क्योंकि 1939 में सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब सर्जेंट योजना, सर्जेंट योजना कब आई थी? 1944 में। पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया।
अभी हमारे देश में निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कितने साल के बच्चों को है? 6 से 14 साल के। और इसकी पहली बार अगर इसमें सिद्धांत को स्वीकार किया गया 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वीकारा था, और वो था सर्जन योजना 1944 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? 1944 में। और किस योजना पर? सर्जेंट योजना। अगला आप देख सकते हैं, ये हमारा अब आज़ादी के बाद का पहला आयोग है। आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र का पहला आयोग है, जिसको कहते हैं राधा कृष्णन समिति, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उनके अनुशंसा पर 1948 में एक आयोग बना था, जिसे राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। इसकी अनुशंसा पर 1953 में, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, आज जो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? किस आयोग की अनुशंसा पर? तो 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यानी यूजीसी का गठन किया गया। किस समिति के सिफारिश पर? तो राधा कृष्णन समिति। यानी यूजीसी का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया है? राधा कृष्णन समिति। कब? 1953 में। आज़ादी के बाद की ये घटनाएं शुरू हो जाती है, और 1948 में इस आयोग का गठन किया गया था, इस समिति का गठन किया गया था। इसके बाद 1964 में भारत की आज़ादी में कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग क्या है? इसमें माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाने का सुझाव दिया, यानी बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वह अपना व्यापार व्यवसाय कर सके। उसको पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय का भी शिक्षा दिया जाए। किस आयोग ने सिफारिश किया? कोठारी आयोग ने। कब किया? 1964 में। इसके साथ ही शिक्षा के पुनर्निर्माण में, शिक्षा की उन्नति के लिए क्या कहा? कृषि में अनुसंधान, शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि में अनुसंधान तथा इससे संबंधित विषयों को प्राथमिकता देने की बात की गई। तो कहा गया शिक्षा सिर्फ लिटरेचर को पढ़ने से शिक्षा नहीं आएगी, साइंस को पढ़ने से शिक्षा नहीं आएगी। शिक्षा को अगर करना है तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्यों ना कृषि क्षेत्र में भी कृषि से संबंधित कोर्सेज को कराया जाए, कृषि में रिसर्च किया जाए। इसको प्राथमिकता पहली बार इसी के माध्यम से दी गई। तो कोठारी शिक्षा आयोग के माध्यम से पहली बार भारत में शिक्षा में कृषि को इंट्रोड्यूस किया गया। और देख रहे हैं हमारे देश में आज बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे पोस्ट भी आते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये पहली बार इसकी नींव कोठारी आयोग के माध्यम से रखी गई। 1964 के कोठारी आयोग। 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। हम लोग देखते हैं कि शिक्षा नीति भारत सरकार समय समय पर बनाती है। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये प्रश्न अभी हाल ही में यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी प्रश्न आया था। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। इसलिए पहली बार जब कोई चीज़ का गठन था वही ऑलवेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में ये पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1968 में। इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 साल के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आज भी हमारे देश में लागू है, और इससे मूल अधिकार भी बना दिया गया है। आर्टिकल 21A के तहत हमारा जो 6 से 14 साल का बच्चा है वह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो इसका सिफारिश भारत की पहली जो शिक्षा नीति बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके माध्यम से इसे किया गया है। दूसरा इसमें प्रोविजन किया गया त्रिभाषा सूत्र, यानी बच्चों को 3 भाषा सिखाई जाएगी, अंग्रेजी, हिंदी और उसकी क्षेत्रीय भाषा, यानी जो उसका जिस एरिया में उनका जन्म हुआ है वहाँ जो भाषा बोली जाती है, यानी उनकी जो मातृभाषा है। 3 स्तर पर शिक्षा से अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। आज देखते होंगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ आपको हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग करना रहता है, जबकि एक अलग से रीजनल लैंग्वेज का भी एग्जाम देना होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसी शिक्षा नीति के माध्यम से भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि यहाँ के जो भारतीय हैं उससे 3 भाषाओं की कम से कम जानकारी होनी ही चाहिए, तभी वो भारत को अच्छे से समझ पाएगा। इसके साथ ही टीचर्स ट्रेनिंग की अनुशंसा की गई कि शिक्षकों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके, इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग दिया जाए। इस टीचर ट्रेनिंग की अनुशंसा की गई थी इसी में। दूसरी शिक्षा नीति जो बनी, भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में। राजीव गांधी, इससे आप लिखेंगे राजीव
राजीव गांधी। राजीव गांधी के काल में दूसरी शिक्षा नीति बनी। इसमें विशेष रूप से महिला और समाज के जो निचले तबका एससी और एसटी, अल्पसंख्यक, विकलांग, इनके भी शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि उस समय ये शिक्षा में काफ़ी पीछे थे। तो इस शिक्षा नीति, दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें महिला, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, विकलांगों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का देन है, तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। इसके साथ ही इसमें ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का भी सुझाव दिया गया, जिससे इग्नू वगैरह जो विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटीज है, इस तरह की विश्वविद्यालय शिक्षा को भी स्थापित करने का सुझाव दिया गया, ताकि भारत में वैसे भी लोग जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके साथ ही ये आज का सारा यूनिट हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोग सभी जानते हैं, हाल ही में 2020 में हमारे देश में तीसरी और लेटेस्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। तो एक स्पेशल क्लास इसको लेकर हम लोग करेंगे क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट है और ये लेटेस्ट है, इसलिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोग एक अलग से सेपरेट क्लास में देखेंगे, जो कि हाल ही में इस नई सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। तो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसे हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लासेस में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी फायदेमंद रहा होगा, और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको प्रत्येक दिन देखना है और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी आप सीरियस तरीके से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़ जाएं और अपने तैयारी को धारदार, शानदार बनाएं। और आप बस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस करें, ताकि मैं प्रत्येक दिन सुबह में हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। उसका टाइम है 9 AM, तो 9 बजे आपको प्रतिदिन वीडियो मिल जाएगी यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री से संबंधित, और बिल्कुल सिलेबस के ओरिएंटेड, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप तैयारी कर पाएंगे। तो बस आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे।